कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पे मैं सुभाष जयपाल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्शन थ्योरी का जो अपने कोर्स को स्टार्ट किया था, आज अपने उसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। और एक दोस्तों मैं बता देता हूं आपको एक न्यूज, 20/5/21 को आपका एक टेस्ट होगा दोबारा से, जो आपका थर्ड टेस्ट है। तो सभी तैयारी शुरू कर लेना अपनी। जो वीडियो डाल रखी है वो संपूर्ण टॉपिक आपके कवर होंगे इस टेस्ट के अंदर। तो 20/5/2021 को आपका टेस्ट रखा जाएगा, उसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, तो पहले से आप तैयार हो जाना। और पिछले वाले की मैंने कम्युनिटी में आपकी रैंकिंग डाल दी थी, सभी अपनी रैंकिंग वहां पे जाके देख सकते हैं। कम्युनिटी जैसे ही खोलोगे तो आपकी रैंकिंग वहां पे डाल दी है, कितने नंबर आपके आए हैं। कुछ बच्चे अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, उनके नंबर अच्छे भी हैं, और कुछ बिल्कुल कम तैयारी के साथ थे। दोस्तों, अपने आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। मैंने पावर फैक्टर के बारे में आपको पढ़ा दिया था, टॉपिक शक्ति गुण कल हो गया था टॉपिक आपका कंप्लीट। आज दोस्तों अपने बात करने जा रहे हैं एसी के परिपथ के प्रकार पढ़ेंगे। उसमें टॉपिक पढ़ेंगे कि रेजिस्टिव परिपथ होगा, इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा। उसके बाद वो अपनी बात करेंगे आरएल बन रहा है या वो आरएलसी बन रहा है या वो आरसी बन रहा है। आज जो अपने टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ यानी प्योर रेजिस्टिव परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्योर रेजिस्टिव परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। मैंने दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया भी है वहां पे कि प्योर रेजिस्टिव परिपथ क्या है। पहली बात तो ये कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है। एक ऐसा भार जिसमें R का मान पाया जाता है, L व C का कोई भी प्रभाव न हो, यानी L और C का कोई भी प्रभाव न हो, यानी इसमें प्रेरकत्व का मान और कैपेसिटेंस का मान यानी संधारित्र का मान नहीं पाया जाता हो, वह अपना क्या कहलाता दोस्तों? शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ कहलाता है। अकेला उसमें R का मान होगा, इंडक्टेंस का मान और कैपेसिटेंस की वैल्यू उसके अंदर नहीं पाई जाती, इन दोनों का मान नहीं होता, वह अपना क्या कहलाता है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। और ये जो है ना, ये ओम और किरचॉफ के नियम का पालन करेगा। ओम और किरचॉफ का जो नियम का पालन करता है, ये ओम व किरचॉफ के बीजगणितीय नियम का पालन करता है। ये चीज का थोड़ा ध्यान लेना। यहां पे मैंने एक बात लिखी है ना, बीजगणितीय, ये अलग चीज है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से समझाया होगा कि बीजगणितीय क्या और सदिश क्या है। L और C जैसे आपके पास RC परिपथ आएगा तो वहां पे वेक्टर योग करते हो आप, सदिश योग करते हो, उसको बोलते हैं वेक्टर योग। जैसे आपके पास L परिपथ है या वो RC परिपथ है, मैंने आपको अलग अलग टॉपिक करवाया है कि जब आपके पास एक ही प्रकार का भाव होगा तो उसका बीजगणितीय योग होता है। एक ही प्रकार का भाव, जैसे इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है, रेजिस्टिव हो सकता है, उनका जो योग होगा वो बीजगणितीय योग होगा। परंतु जब लोड कौन सा हो जाता है, RL हो जाए, RC हो जाए या RLC हो जाए, तब आपका बीजगणितीय योग नहीं होता। तब कौन सा योग होता है दोस्तों? सदिश योग होता है। कौन सा योग होता है? सदिश, जिसको बोलते हो आप वेक्टर योग या बोलते फेजर। क्या बोलते हो? वेक्टर या फेजर। तो ये मैंने बात की थी बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, कि बीजगणितीय योग का मतलब जब लोड आपके पास एक ही प्रकार का जुड़ता है,
एक ही प्रकार का मतलब या तो आर लोड हो, अकेला आर हो, या अकेला एल हो, या अकेला क्या हो दोस्तों सी हो। तो आपके पास जो योग होगा वो ओम व किरचॉफ के नियम से कौन सा योग होता है? बीजगणितीय योग का नियम का ये पालन करेगा। तो यहां पे अपने पास बीजगणितीय योग लागू होता है, ओम और किरचॉफ के बीजगणितीय नियम का ये क्या करता है? पालन करता है। इसमें एल और सी का कोई भी व्यवहार नहीं होता, ना तो इसमें इंडक्टेंस का मान पाया जाता है और ना इसके अंदर कैपेसिटेंस का मान पाया जाता है। इसमें किसका मान पाया जाता है? ओनली फॉर रेजिस्टेंस का मान पाया जाता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि आपके पास शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कौन सा है। जैसे मैं बात करता हूं, मेरे पास एक कोई भी लोड जुड़ा हुआ है, ये कोई भी लोड है, इसमें ओनली फॉर आर का मान पाया जाता है। यहां पे धारा प्रवाह होकर आपने यहां पे सप्लाई कौन सी दी दोस्तों? एसी दे दी। पहले आप डीसी दे रहे थे, इसको क्या दे रहे थे? डीसी। अब इसमें ओनली फॉर आर का मान है। इसके रूप में कैसे आते हैं? सारे के सारे हीटिंग एलिमेंट आते हैं जिसमें ओनली फॉर आर का मान पाया जाता है। जैसे क्या हो गया? हीटर हो गया, इसमें क्या लगा है? नाइक्रोम लगा है। जिस युक्ति में नाइक्रोम लगा है, या दोस्तों टंगस्टन लगा है, या दोस्तों क्या लगा है? कैंथल लगा हुआ है। नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट में यूज होता है, जैसे हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री हो गई, इमर्सन रोड हो गई, आपकी टोस्टर हो गया, उसमें नाइक्रोम का एलिमेंट यूज होता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप में काम आता है। जो आपके पास फिलामेंट का लैंप होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कैंथल किसमें यूज होता है? कैंथल होता है वात्या भट्टी में काम आता है। आपको पूछ सकता है वात्या भट्टी का जो एलिमेंट है वो किसका आता है? कैंथल का आता है। ये तीनों की तीनों जो पदार्थ आप यूज कर रहे हो वो किसके काम आते हैं? हीट पैदा करने के लिए काम आते हैं, या उष्मा पैदा करने के काम आते हैं। ये हीट को जनरेट करते हैं। और मैंने बात भी की थी जूल के नियम में, आपने पढ़ा होगा तो, कि जिसमें आर का मान होगा ना उसमें क्या पैदा होगी? हीट पैदा होती है। क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। अब वो ये बोलता है ये एक ऐसा भार है जिसको चाहे आप एसी के साथ जोड़ दो, चाहे किसके साथ जोड़ दो, डीसी के साथ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसी और डीसी पे दोनों पे क्या करता है दोस्तों? समरूप एक समान ही व्यवहार करता है। चाहे इसको आप एसी के साथ जोड़ देना और चाहे डीसी के साथ जोड़ देना। आपके पास कोई भी हीटिंग एलिमेंट जो बड़ा काम में आ रहा है, चाहे उसको एसी पे लगा दो और चाहे डीसी पे लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही बात है, इस बार को जो आप हल करोगे, इस लोड को जब हल करोगे, इस परिपथ को डीसी परिपथ की भांति हल करते हैं। यानी इस भार को डीसी परिपथ की भांति आपने हल किया, उसी प्रकार इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। इसमें ओम्स लॉ लागू करोगे और किरचॉफ का लागू करोगे। अब चाहिए सीरीज जुड़ा है, चाहिए पैरेलल जुड़ा है, और चाहिए कौन सा बना है? समांतर बना, सॉरी मिश्रित बना हुआ है। और ये मैं तीनों चारों प्रकार यहां पे आपको करवा दी है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से कई बार रिपीट कर लेता है, किस प्रकार का क्वेश्चन को पूछ लेता है। यहां पे पहली बात मैं यहां पे बोलता हूं शुद्ध परिपथ क्या है? इसमें आर का मान पाया जाता है, एल और सी का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरी बात, इस परिपथ को डीसी परिपथ की बात, ये क्या करता है? कार्य करता है। चाहे इसको एसी के साथ जोड़ दो चाहे डीसी के साथ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके रूप में नाइक्रोम, टंगस्टन और कैंथल रेजिस्टिव लोड के रूप में यूज होते हैं, जो अपने काम में आते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें कई प्रश्न पूछेगा अपने। अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा नहीं आरटी कैसे निकलेगा, या समांतर का आरटी कैसे निकलेगा, सीरीज का कैसे निकलेगा, वो मैंने आपको डीसी परिपथों में बता दिया पूरा का पूरा। यानी इस बार को जब एसी के साथ जोड़ा जाता है तो इसको डीसी परिपथ की भांति क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखो पहली बात तो यहां पे ये हो गई। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये जो लोड है ना, इसमें धारा और वोल्टेज क्या रहती है? इन फेज, यानी इन दोनों के बीच में एंगल नहीं बनता। इस प्रकार का ग्राफ बनाते हैं नॉर्मल ऐसे, यानी धारा और वोल्टेज एक ही समय के साथ एक ही चीज पे चलते हैं। इसके अंदर मैं लिख सकता हूं इसको आई आर, और इसी के साथ क्या चलता है आपका दोस्तों? वी आर चलता है। यानी धारा वोल्टेज का जो एंगल होता है वो होता है इन फेज।
जैसे आपने इन फेज का ग्राफ बनाया था, इन फेज के ग्राफ में आपने इस प्रकार से इसको नोट किया था। ये आपकी साइन वेव है, इसमें मैंने ये V को दर्शा दिया, मान लिया यहां पे। इसके साथ मैं इसके अंदर करंट को दिखा रहा हूं, ये मैंने इसके साथ करंट को दिखा दिया। ये दोस्तों इन फेज चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? इन फेज, यानी I का ग्राफ है, ये प्लस का, ये क्या है? माइनस का। यानी इस परिपथ में धारा वोल्टेज क्या चले? इन फेज चलते हैं। इसका मतलब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर धारा वोल्टेज क्या रहते हैं? इन फेज। इन फेज का मतलब कला के अंदर का ग्राफ होगा इन फेज, इसे ये बोलोगे। यानी धारा वोल्टेज एक लाइन के ऊपर ही चलते हैं। इन फेज का मतलब इस लाइन के ऊपर ही चलते हैं, फेज के अंदर ही चलता है वोल्टेज। अब देखो इसका कला कोण, ध्यान रखना है, कला कोण, इसका फेज एंगल होगा, वो होगा दोस्तों 0 डिग्री। कितनी डिग्री होगा? 0 डिग्री। जब फेज एंगल 0 डिग्री होगा तो इसका जो पावर फैक्टर होता है या पीएफ होता है, वो होता है दोस्तों यूनिटी, यानी क्या होता है? एक, या इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यूनिटी कहते हो। क्या कहते हो? यूनिटी। तो यहां पे मैंने बात की, इसका पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो आपको पूछ सकता है डीसी परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? तो 1 मानते हैं। इन फेज ग्राफ होता है उसका भी, तो उसमें पावर फैक्टर की वैल्यू 1 ही ली जाती है। वैसे इसमें पावर फैक्टर लेके नहीं चलते, एंगल नहीं बनता है, परंतु धारा वोल्टेज इन फेज चलने के कारण वहां पे रेजिस्टिव लोड ही काम करता है। डीसी में रेजिस्टिव लोड काम करता है, एसी में रेजिस्टिव लोड भी काम करता है, इंडक्टिव भी करता है और कैपेसिटिव भी काम करता है, तीनों काम करते हैं। परंतु यह भाग डीसी और एसी पे क्या करता है? समरूप व्यवहार करता है। तो ये दोस्तों मैंने किसकी बात की? एक आपके पास शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात की, जिसके आपने क्वेश्चन बहुत कर लिए थे, किस प्रकार से इनको जोड़ा जाता है, किस प्रकार से इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। तो ये बात किसकी की? मैंने शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात की। अब देखो आगे बात करते हैं फिर इसके बाद में, वो देखो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, ये मैंने पूरा डीपली आपको समझा दिया। इसमें एंगल उंगल बाइक में पूछ लिया आपको तो बता देना, आपको और कोई समस्या नहीं होती। ये हीट जनरेट करने के लिए लोड को मेंटेन करके चलते हैं। इसके बाद दोस्तों बात पढ़ेंगे अपने, देखो अपने प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक प्रेरकत्व, लिखने का प्रतीक दोस्तों क्या होता है? एल होता है, मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। देखो प्रेरकत्व क्या होता है उसके बारे में बात करता हूं मैं। यानी मेरे पास कोई भी दोस्तों कुंडली है, ये मान लीजिए कुंडली है, ये कुंडली, इसमें आप वेरिएबल करंट फ्लो करते हो। वेरिएबल का मतलब क्या है? आप इसमें वेरिएबल करंट फ्लो करते हो, यानी परिवर्तनशील करंट आपने इसके अंदर क्या किया? फ्लो कर दिया। वेरिएबल करंट आपने इसमें फ्लो किया, और यह क्या करता उस समय कि इसके टर्मिनलों पर, यानी इसके सिरों पर या इसके टर्मिनलों पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से इंड्यूस कर देता है, यानी पैदा कर देता है। किस कारण से? E इक्वल टू समानुपाती DI बटा DT से। तो वह क्या कर रहा है कि जैसे आपने क्या किया, यहां पे एक वेरिएबल करंट, यानी आपने क्या फ्लो की, इसमें ऐसी फ्लो की, यानी किसी भी कुंडली के अंदर या किसी भी कॉइल के अंदर आपने क्या की? वेरिएबल करंट जैसे फ्लो किया, उसमें क्या हुआ? इज इंड्यूस हो जाता है टर्मिनलों पे, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है। उस कुंडली में किसका गुण पाया जाता है? तो उसमें प्रेरकत्व का मान पाया जाता है। यानी किसी भी कुंडली में अगर आप वेरिएबल करंट को फ्लो करते हो, अगर उसके टर्मिनलों पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, तो उसमें किसका मान पाया जाता है? प्रेरकत्व का मान पाया जाता है। इसे दोस्तों लिखने का प्रतीक तो क्या होता है? एल होता है। मात्रक इसका सभी को पता है क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। शॉर्टकट में अपने किससे लिख देते हैं? एच से लिखते हैं। यानी E इक्वल टू समानुपाती DI बटा DT अगर किसी में होता है, यानी इस कुंडली के अंदर E इक्वल टू DI बटा DT आपने फ्लो किया और इसने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया, तो इसमें किसका मान पाया गया? प्रेरकत्व का मान। यानी इसमें मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू L DI बटा DT।
अब ये जो प्रेरकत्व का मान है ना, इसमें पैदा हो रहा है कब? जब आपने वेरिएबल करंट फ्लो किया। अब वेरिएबल करंट किसमें फ्लो होता है दोस्तों? तो एसी में फ्लो होता है। तो प्रेरकत्व का मान किसके साथ पाया जाता है? एसी के साथ पाया जाता है। डीसी में वेरिएबल करंट होता नहीं, दो ही टाइम होता है डीसी में। डीसी में प्रेरकत्व का मान दो ही समय हो सकता है, जब स्विच ऑन करते हो या स्विच क्या करते हो ऑफ, क्योंकि वो दो ही बार वेरिएबल होती है, शून्य से अधिकतम की ओर। एसी बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो प्रेरकत्व का मान जो आप मेंटेन कर रहे हो, इंडक्टेंस का जो मान पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? एसी के साथ पाया जाता है, डीसी के साथ नहीं पाया जाता। यानी किसी भी कुंडली में वेरिएबल करंट आपने फ्लो किया और उसके टर्मिनल पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर इंड्यूस होता है, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होने का रीजन क्या है? इसमें प्रेरकत्व का मान पाया जाता है। और किस सप्लाई के साथ? एसी के साथ। तो ये दोस्तों मैंने बात की प्रेरकत्व की। उसे लिखने का प्रतीक क्या होता है? एल होता है, मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। अब देखो मैं इसमें बात करता हूं। अब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है कि मैं यहां पे अगर बात करूं इसके अंदर कि ये किस किस सिद्धांत पर काम करता है। अब देखो, अब यहां पे क्या बोलता है कि प्रेरकत्व के अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ पैदा जो हो रहा है वो किसके कारण पैदा हो रहा है? वो माइकल फैराडे के नियम से हो रहा है। माइकल फैराडे के नियम से। ये क्या कहता है कि मेरे पास है कोई भी सोलेनोइड, सोलेनोइड का मतलब एक कुंडली या इसको बोल सकते हो कोयल। इसमें आपने क्या फ्लो की? एसी को फ्लो कर दिया। कौन सी तरह फ्लो की? एसी फ्लो की। और जैसे ही आपने इसमें एसी को फ्लो किया ना, तो इसके चारों क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र बना। किस प्रकार का बना दोस्तों? परिवर्तनशील प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या करती है? स्थापित करती है ऐसे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करती है? इंड्यूस करती है इस प्रकार से, इसके चारों ओर से इस प्रकार से बना लेती है मैग्नेटिक फ्लक्स चारों ओर। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किस प्रकार का है? परिवर्तनशील प्रकार का है। यानी कुंडली क्या कर रही है? परिवर्तनशील प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रही है? स्थापित कर रही है। जिसके कारण क्या हो रहा है? E इक्वल टू समानुपाती DI बटा जैसे dt हुआ तो क्या हुआ? इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट तभी होगा जब इस कुंडली में किसका मान पाया गया? प्रेरकत्व का मान पाया गया। इंडक्टेंस होना चाहिए इसके अंदर। तो वो जो इंडक्टेंस डिपेंड करता है, E इक्वल टू यहां पे लिखता है L DI बटा dt। DL क्या है? यहां पे स्थिरांक है जो किसको दर्शाता है? प्रेरकत्व को दर्शाता है। अब इस प्रेरकत्व के कारण इसके सिरों पे क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया। जो किसके कारण से हुआ? वो सब प्रेरकत्व के कारण से हुआ। उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। यानी खुद का फ्लक्स खुद ही काट रहा है। तो वो क्या है? सब प्रेरकत्व किसके नियम से हो रहा है? माइकल फैराडे। इसको वो ये भी लिख सकता है E समानुपाती DI समानुपाती किसकी होता है? d फाई। तो ये क्या होता है? d फाई बटा में dt भी लिख सकता है। एक ही बात है। तो वही बात है, इसके सिरों पे टर्मिनलों पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है वो किसके नियम से हो रहा है? माइकल फैराडे के नियम से हो रहा है। तो ये दोस्तों मैंने बात की, यानी किसी भी कुंडली में अगर वेरिएबल करंट को फ्लो किया जाता है, अगर उसके टर्मिनलों पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है या पैदा होता है, उसमें किसका मान पाया जाता है? प्रेरकत्व का मान पाया जाता है। किसके कारण से इंड्यूस हो रहा है? माइकल फैराडे के नियम से हो रहा है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो, अगर मैं यहां पे एक बात करता हूं कि मेरे पास कोई भी एक कुंडली है या कोई भी एक चालक है, जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, ये चालक है, इसमें आपने करंट को फ्लो किया तो उसके चारों क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। ये मैग्नेटिक क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा केंद्र बिंदु के चारों ओर से। यानी जैसे इसमें धारा को प्रवाह किया जाता है तो इसके चारों क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है, वो धारा की दिशा पर डिपेंड करता है।
और धारा की दिशा के लिए आप कौन सा नियम लागू करते हो? दाएं हस्त नियम लागू करते हो। यानी अगर कुंडली में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में, तो करंट आपका कैसे, आपका फ्लक्स कैसे घूम रहा है इस समय? क्लॉकवाइज। अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो वो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी जैसे मैं बात करता हूं, इसमें अपने को दिखाते हैं। अगर यहां पे क्रॉस का निशान है, क्रॉस का निशान है, तो आपका फ्लक्स कैसे घूमेगा? ये क्लॉकवाइज घूमता है, इसको बोलते दक्षिणावर्त घूमना। अगर इसमें एक बिंदु का निशान है तो फ्लक्स कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसको क्या बोलते हैं? वामावर्त। इसका मतलब करंट अंदर आ रहा है, धारा की दिशा क्या है? अंदर की ओर है, यानी करंट जैसे अंदर आ रहा है तो फ्लक्स कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, चालक ऐसे चल रहा है। इसे क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो धारा, अपने जो फ्लक्स की दिशा या धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा मेंटेन करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा को मेंटेन किया जाता है वो धारा की दिशा पर मेंटेन करता है। अगर चालक में धारा की दिशा ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब आपका करंट ऐसे फ्लो होगा, तो फ्लक्स कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो बढ़ेगा वो क्लॉकवाइज का बढ़ेगा। यानी रेखाएं आपकी ऐसे चलेगी, चुंबकीय रेखाएं इसमें, इस प्रकार से करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अगर ये करंट यहां से क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है, तो आपकी चुंबकीय रेखाएं कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो आपको ये चीज को नोट करना है कि दक्षिणावर्त चुंबकीय क्षेत्र बनता है या क्या बनता है? वामावर्त। उसको किससे ज्ञात करते हो? तो दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के हस्त नियम से। तो ये दोस्तों अपने मेंटेन किया कि किस प्रकार से आपका करंट फ्लो हो रहा है, अब उसका फ्लक्स क्लॉकवाइज घूमेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब दोस्तों अपने बात करेंगे इसके अंदर कि जो प्रेरकत्व है ना, वो ऐसे में दो प्रकार के प्रेरकत्व पाए जाते हैं। प्रेरकत्व के प्रकार की बात करता हूं कि मेरे पास एक कोई भी कुंडली है, उसमें प्रेरकत्व के प्रकार दो प्रकार से अपने यूज करते हैं। एक तो होता है स्वप्रेरकत्व। क्या होता है? स्वप्रेरकत्व। और एक होता है सहप्रेरकत्व। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। मेरे पास एक कोई भी कुंडली है, मैंने बात की थी इंडक्टेंस का जो मान है वो एसी के साथ पाया जाता है, डीसी के साथ इंडक्टेंस का मान नहीं होता। आपने जैसे इसमें एसी फ्लो की, अब ये क्या करेगी? धारा क्या आपकी परिवर्तनशील प्रकार की है? क्या है? परिवर्तनशील प्रकार की। अगर आपने यहां पे वेरिएबल करंट को फ्लो किया तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या करता है? इंड्यूस करता है, क्योंकि माइकल फैराडे के नियम से, माइकल फैराडे के नियम से माइकल फैराडे के नियम से मैं अगर यहां पे बात करता हूं तो E इक्वल टू E प्रपोजनल टू DI बटा DT। E प्रपोजनल टू DI बटा DT होता है। अगर डिफरेंस ऑफ करंट बटा डिफरेंस ऑफ टाइम होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है, और उस समय उस कुंडली में अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है तो उसमें किसका मान पाया जाता है? प्रेरकत्व का मान पाया जाता है। अब एक ही कुंडली है, ये खुद का फ्लक्स क्या काट रही है? खुद ही काट रही है। यानी ये कुंडली क्या कर रही है? खुद का फ्लक्स क्या काट रही है? खुद ही काट रही है। यानी समय का चुंबकीय क्षेत्र का समय ही छेदन करके, यानी क्या बोलते हैं स्वप्रेरकत्व के अंदर, यानी कोई भी कुंडली समय द्वारा स्थापित परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का
छेदन करके ईएमएफ पैदा करती है, उसे क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व कहते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब क्या हुआ, इसमें आपने वेरिएबल करंट यानी एसी को फ्लो किया। अब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक क्षेत्र जो बना है खुद ही काट रही है, और इसके टर्मिनलों पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है। ये E/L समानुपाती di/dt, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है। अब देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस हो रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? L/di/dt। अब यहां पे जो L है ना, वो क्या है? वो है स्वप्रेरकत्व। इस कुंडली में प्रेरकत्व का मान, स्वप्रेरकत्व का मान पाया गया, तो इसने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस किया। किसके नियम से? माइकल फैराडे से। परंतु बाद में लेंस के नियम के अनुसार यह भी लिखा जाता है -L/di/dt होता है, -L/di/dt होता है। क्यों? क्योंकि वो लेंस ये बोलता है कि जो पैदा होगा वो अपने पैदा होने के कारण का क्या करेगा? विरोध करेगा, यानी उसकी दिशा उसके क्या होगी? विपरीत होगी। यानी यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी दिशा यहां की क्या होगी? विपरीत होगी हमेशा ही। इसको बाद में अपने क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ या क्या बोलते हैं? काउंटर ईएमएफ कहते हैं, जिसको अपने फर्स्ट ईएमएफ भी बोलते हैं। तो ये लेंस के नियम से होता है, और ये किसके नियम से होता है? माइकल फैराडे। यानी ये किसका नियम है? तो ये किसका दोस्तों? लेंस का नियम है। किसका नियम है? लेंस का। तो ये मैंने बात की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाना, यानी कोई कुंडली खुद का फ्लक्स, प्रयत्नशील फ्लक्स खुद ही छेदन करके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस करती है, उसको क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व कहते हैं। से लिखने का प्रतीक L होता है, मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। अब देखो स्वप्रेरकत्व किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किस प्रकार से इसको यूज करते हैं वो देखते हैं। वो देखो आप से देखो, अब बात करेंगे अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वप्रेरकत्व। यानी सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें मैं अगर बात करता हूं तो यानी कोई भी कुंडली है, कोई भी चालक है, तो मैंने आपको बताया था दाएं हस्त नियम से, इसके पीछे बताया टॉपिक में आपको। जैसे मेरे पास एक कुंडली है, इसमें जैसे मैंने धारा को फ्लो किया, आई को फ्लो किया एसी, इसमें क्या होता है? एल के मान के कारण इसके सिरों पर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है। परंतु यहां पे क्या है? वेरिएबल करंट फ्लो करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने बात की थी स्वप्रेरकत्व, यानी प्रेरकत्व की जो वैल्यू पाई जाती है वो एसी के साथ पाई जाती है, डीसी में प्रेरकत्व का मान नहीं होता, क्योंकि डीसी में करंट का जो वेरिएशन होता है वो दो ही बार होता है, स्विच को ऑफ किया या स्विच को क्या किया? ऑन किया। अब देखो आई समानुपाती यहां पे क्या है? फाई, जो इससे पहले मैंने एक समझाया, धारा प्लस के क्या समानुपाती है। अब देखो अगर यहां पे लूप टर्न एक टर्न है, उसमें प्लस फाई बन रहा है, टर्नों की संख्या होगी, इसमें क्या बोले? आई समानुपाती क्या हो जाएगा? एन फाई। क्या हो जाएगा? एन फाई। यानी आई समानुपाती क्या हो जाएगा? एन फाई। इसके बाद मैं अगर बात करता हूं तो यहां पे प्रेरकत्व का मान इसमें इंड्यूस, यानी प्रेरकत्व का मान पाया गया, कौन सा? स्वप्रेरकत्व। तो यहां पे क्या लिखोगे? स्वप्रेरकत्व के लिए एल आई बराबर क्या हो जाएगा? एन फाई। क्या हो जाएगा? एन फाई। अब एल क्या है? यहां पे स्वप्रेरकत्व का मान है, ये एक स्थिरांक के रूप में यूज किया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी। वो किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे मैं एल बराबर क्या लिख सकता हूं? एन फाई बटा में आई। अब ये क्या है? स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। अब यहां पे आपको पूछ ले कि स्वप्रेरकत्व का मान टर्नों की संख्या के समानुपाती होता है? नहीं, आगे बात करेंगे इसमें किस किस के बात पे डिपेंड करता है। टर्नों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, या सीधा समानुपाती होता है, या विलोमानुपाती होता है। देखो फाई में यहां पे मैं यूज करता हूं 20 कल को आपने पढ़ा होगा, फाई बटा क्या होता है दोस्तों? ए होता है। इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है? फ्लक्स घनत्व कहलाता है, या फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है, जो किसमें आता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या किसमें आता है? टेस्ला।
ऐसा ही मात्रक क्या है, प्लस घनत्व का टेस्ला होता है। अब देखो इसके बाद में अगर बात करता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं फाई बराबर क्या, बी इंटू में ए, बी इंटू में ए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एल बराबर हो जाएगा, फाई को हटा दो, फाई की जगह क्या लिखा, बी इंटू में ए बटा में क्या हो गया आई। एल बराबर ये कंडीशन भी क्या है, सही है। कहां से आया, इस कंडीशन से यूज किया। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं बी। अब इसके बाद अगर बात करें बी क्या है, फ्लक्स घनत्व है। बी क्या है, फ्लक्स घनत्व है। क्या है, फ्लक्स घनत्व। अब आपने इससे पहले पढ़ा है म्यू, म्यू बराबर क्या होता है, बी बटा एच। म्यू क्या है, चुंबकशीलता। क्या है, चुंबकशीलता। म्यू बराबर बी बटा एच, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का क्या, ये अनुपात है। क्या है, अनुपात है। तो बी बराबर क्या लिख सकता हूं, बी बराबर होता है दोस्तों म्यू इंटू में एच, म्यू इंटू में एच। चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि एक अनुपात होता है। तो यहां पे देखो एल बराबर क्या लिखूंगा बाद में, एन, बी को हटाना है, बी किस गया, क्या लिखा, म्यू इंटू एच इंटू में क्या हुआ, ए बटा में क्या गया, आई। एल बराबर क्या लिख दिया मैंने, इस चीज को लिख दिया। कहां से आया, इस कंडीशन से। एच क्या है यहां पे, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, और बी क्या है, फ्लक्स घनत्व, म्यू क्या है, चुंबकशीलता। आगे मिनट में पूरा पढ़ेंगे डिटेल से इसको। अब देखो एच बराबर क्या होता है, एफएम बटा एल, एफएम बटा एल, मैग्नेटिक फोर्स बटा लंबाई। इकाई लंबाई में उत्पन्न होने वाला चुंबकन बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। और एच बराबर मैं फिर ये भी लिख सकता हूं, एफएम बराबर क्या होता है, एन इंटू आई बटा में एल। इस चीज को यहां से यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, एल बराबर हो जाएगा ये एन म्यू, एच की जगह एन इंटू आई इंटू में ए बटा में आई बटा एल, ये एल आ जाएगा। अब आई से तो आई कट जाएगा, बचा क्या, एन को एन से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर इंटू में क्या हो गया, म्यू ए बटा एल। तो आपका 100 प्रेरकत्व के बराबर क्या, ये कंडीशन भी सही है, ये दे सकता। अब देखो दोस्तों इसके आगे बात करें तो इसके आगे बात करता हूं तो आपके पास क्या कंडीशन है, आपने ये भी पढ़ा होगा प्रतिष्ठम के लिए। इसको यहां पे लिख लेते हैं, H बराबर एन आई बटा एल, ये इसमें आपने यूज किया। तो एफ बराबर क्या होता है, एन आई होता है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू एन आई, एम के टर्म में आता है। अब देखो अब यहां पे इसको यूज कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, आपके पास जो ये वैल्यू है इसमें क्या हो गया, एल इक्वल टू एन स्क्वायर। अब जो ये है ना इसमें आपने पढ़ा होगा प्रतिष्ठम, एस, एस बराबर क्या होता है, एल बटा म्यू जीरो म्यू आर इंटू में क्या होता है, ए होता है। एस क्या है, प्रतिष्ठम है, ये क्या है, प्रतिष्ठम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रिलक्टेंस। किसमें आता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, इसमें लिया जाता है। म्यू क्या है, निर्वात या परम चुंबकशीलता। म्यू परम चुंबकशीलता, परम चुंबकशीलता क्या थी, म्यू जीरो। इसका मान भी मैंने बताया पहले आपको, परम चुंबकशीलता इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर, ये होता है। म्यू आर क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता। क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता। और म्यू बराबर क्या होता है, म्यू जीरो इंटू में क्या होता है, म्यू आर। तो ये तो है चुंबकशीलता, इसका कोई मात्रक नहीं है। ये क्या है, ये मैंने बता दिया। और ये क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता। अब देखो दोस्तों ये इसके बराबर आपके पास कंडीशन क्या है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या, एस बराबर ये लिख सकता हूं, क्या
L बटा म्यू इंटू में ए। क्यों? क्योंकि म्यू 0 इंटू म्यू आर किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। बिल्कुल है। आप क्या लिख सकते हो? S बराबर क्या लिख सकते हो? S बराबर आप लिख सकते हो यहां पे, यानी सॉरी 1 बटा S बराबर क्या लिख सकते हो? इसका उल्टा कर दो, म्यू ए बटा में L। अब देखो म्यू ए बटा में L, म्यू ए बटा L किसके बराबर है? 1 बटा S यानी 1 बटा प्रतिस्थंभ के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं L बराबर n स्क्वायर इंटू में किसकी जगह, किसकी जगह? इसकी जगह। किसको यूज किया है? इसको यूज किया है। तो क्या लिखेंगे? 1 बटा प्रतिस्थंभ। L बराबर दोस्तों क्या हो जाता है? n स्क्वायर बटा में S। तो ये होता है स्वप्रेरितव, जो किस में आता है? हेनरी में आता है। किस में आता है दोस्तों? हेनरी में। दोबारा से देखो एक बार, I समानुपाती 5, टर्नों की संख्या बढ़ेगी कुंडली में तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, तो I समानुपाती n5। उसके बाद L क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है जो डिपेंड करती है। L बराबर L स्टार के रूप में यूज किया, Li बराबर n5, तो L बराबर n5 बटा में I। तो मैंने कहा B बराबर 5 बटा A होता है, तो 5 बराबर B इंटू A, मैंने B इंटू A को यूज किया। अब B म्यू बराबर, म्यू क्या है? चुंबकशीलता, B बटा H का अनुपात है, तो मैंने यहां पे इसको यूज कर लिया। H बराबर Fm बटा L होता है, H बराबर Ni, Fm किसके बराबर? Ni बटा L। इसको हल करने के बाद आपके पास वैल्यू ये आई, म्यू ए बटा L किसके बराबर है? 1 बटा S के बराबर होता है। इसको हल करने के बाद n स्क्वायर बटा S हो जाता है। अब देखो आपको दो ही चीजें याद रखनी है आपके मेन, तो एक तो ये सूत्र याद रखना है, 1 नंबर ये, एक तो आप ये याद रखोगे इंपॉर्टेंट है, और एक आप रखोगे ये याद, क्योंकि जो स्वप्रेरितव का मान है वो टर्नों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता। यहां पे आप बोलो समानुपाती होता नहीं होता, आप इस चीज को अकेले को नहीं ले सकते यहां पे। तो स्वप्रेरितव का मान टर्नों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, चुंबकशीलता के समानुपाती होता है, एरिया के भी समानुपाती होता है, परंतु लंबाई के विलोमानुपाती होता है। समझ में आई मेरी बात? अब आपको पूछ लेता है चुंबकन बल के भी ये क्या होता है, चुंबकीय सामर्थ्य के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। वही बात है, L बराबर लास्ट कंडीशन में क्या आता है? n स्क्वायर बटा S होता है, जो किस में आता है? हेनरी में आता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये है स्वप्रेरितव। क्या है? स्वप्रेरितव। तो ये स्वप्रेरितव की बात की मैंने। तो धन्यवाद दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।